वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट सॉलिड स्टेट इन वन लेक्चर। ठीक है नहीं? तो सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है कि वी नो वेरी वेल कि मैटर्स हैव थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड स्पेस। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है दैट्स मिनिमाइज, वो सबसे कम हो जाता है। और इनके बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है, वैसे तो देखो कोई फोर्स लगा नहीं है, बट जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जब पार्टिकल्स को हमने बांधा हुआ है, इसका मतलब उनको कौन बांध रखा है? तो दैट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वो क्या होता है? ये हम क्या दिखा रहे हैं कि दैट्स थ्रेड लाइक या स्टिक लाइक। तो ये एक तरह से मानो आपके पास बहुत सारे क्या हैं, बंचेज ऑफ बुड्स हैं। अगर आपने दोनों को बंच करना है, मतलब बांधना है, तो क्या करेंगे आप? एक रैप अप लगाते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो बन जाता है। तो उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इसमें ये उंगलियां हैं, अगर मैं एक धागा लूँ इसको ऐसे बांध दूँ तो अब ये क्या बन जाएंगी? इस तरह। तो इसका मतलब क्या? स्पेस क्या हो गया? कम। जब स्पेस कम हो जाता है दैट्स सॉलिड स्टेट। ठीक है नहीं? तो पहली चीज़ क्या होती है? सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं। इनके बीच का जो स्पेस कम हो जाता है तो दैट्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। दबते नहीं हैं। क्यों नहीं दबते हैं? दैट्स दे हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस या मोस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो उनके बीच का जो फोर्स है दैट्स मैक्सिमम। ठीक है नहीं? तो सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं, और सॉलिड्स के अंदर क्या है? डेंसिटी हाई होती है। तो दे हैव हाई डेंसिटी। उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास स्पेसिंग मानो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अब जरा से वॉल्यूम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स आ जाएंगे, तो डेंसिटी विल बी हाई। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो आयरन है मानो 8.6, 3.8, 4.8, 7.8। तो डेंसिटी सबकी क्या है? नॉर्मली वाटर से ज़्यादा है। कुछ मेटल्स हैं जैसे मानो सोडियम है या पोटेशियम है, हैव लो डेंसिटी देन वाटर, तो दे कैन फ्लोट, तो वो फ्लोट कर पाती हैं। दैट्स एब नॉर्मल। बाकी नॉर्मली क्या होता है? दे हैव हाई डेंसिटी एंड दे हैव, सबसे मेन चीज़ क्या होती है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ही मेटल्स इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या कम है, बाकी नॉर्मली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है नहीं? अब देखिए हमारे पास जो सॉलिड को हमने दो तरह से क्लासीफाई रखा है। तो सॉलिड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो पहले को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइंस या ट्रू सॉलिड, वेरी सिंपल। और दूसरे क्या होते हैं? एमोरफस, या बोलेंगे इसको सीडो, सीडो सॉलिड। तो सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, दिखने में सॉलिड है लेकिन वो सॉलिड नहीं है। ठीक है ना? तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि अगर उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, अब हमने उसको काटा तो उसकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री आती है। अगर वो ज्योमेट्री इस तरह की आती है और हमारे पास एक रॉड है, वो क्या है? 1 किलोमीटर लंबा एक रॉड है, और हर जगह ज्योमेट्री सेम आती है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दे हैव फिक्स ज्योमेट्री फॉर ए लॉन्ग ऑर्डर। तो बहुत लंबी डिस्टेंस तक उनकी ज्योमेट्री कैसी आएगी? फिक्स आती है। एमोरफस में क्या होता है? उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो सकती है बट फॉर ए शॉर्ट रेंज। तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज होते हैं। इनका जो क्लीवेज है वो ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक एक जैसा नहीं आएगा। और ये कैसा आता है? लॉन्ग ऑर्डर क्लीवेज। सिंपल सी बात है कि बड़ी बात नहीं। अब देखो इसको एमोरफस या सीरो को कहते हैं। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो दे मे बी, तो दे मे बी, जो हमारा गिलास होता है, एग्जाम्पल क्या आता है इसमें? गिलास। तो गिलास मे बी कंसिडर एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडा। और लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड। तो अगर हम किसी लिक्विड को बहुत तेज़ से ठंडा कर दें, जमा दें, तो वो अपनी प्रॉपर्टी कभी भूलेगा नहीं, बट उसकी मोशन क्या है? स्लो हो जाती है। तो ग्लास या कांच हमारा उस तरह का होता है। अगर आपकी बिल्डिंग्स में कोई पुराना कांच हो तो आप क्या देखेंगे?
जो उसके बीच नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो थोड़ा सा थिक होता है और बीच में क्या मिलेगा आपको, पतला। तो उसका मतलब क्या, जो बीच के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर कहाँ पहुँच गए, आराम आराम से कहाँ पहुँच जाते हैं, एट द बॉटम। सो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूडिटी। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्लो की। तो जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है दैट्स कॉल्ड फ्लूड। क्या बोलते हैं उसको, फ्लूड। तो सो दीज आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखो सेकंड क्या आता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, कौन, एमॉर्फस। तो इसका मतलब क्या है, कुछ एक प्रॉपर्टी, थोड़ी सब नहीं, कुछ एक प्रॉपर्टी अगर हम जो है अलग अलग पॉइंट से काट के देखते हैं, अगर आपने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, डिफरेंट पॉइंट से काटते हैं, तो दे हैव सेम प्रॉपर्टी। हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या दिखाते हैं, सेम दिखाते हैं। तो लाइक कौन कौन सी होती हैं, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और क्या होता है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी। तो लगभग तीन जो प्रॉपर्टी हैं वो जो हैं हर पॉइंट पे अलग अलग आती हैं। जैसे मानो अगर हमारे पास कोई आयरन का पीस है, उसको आप सबसे ऊपर से यदि आप देखेंगे तो शाइनिंग कम आएगी, और थोड़ा सा यदि आप उसको घिस दें, मार्बल किससे कहते हैं, रेगमाल से, सैंड पेपर से, किसी और से, तो वहाँ पे शाइनिंग अलग आती है। बट कांच के अंदर क्या मानो आप ऊपर से चमक देखें और उसको थोड़ा घिस दें, तब भी क्या आती है, सेम आती है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक, और ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इनमें क्या है, आइसोट्रॉपिक नेचर नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, जो इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होते हैं। ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले क्या है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मानो अगर मानो यहाँ पर इसकी शेप ऐसी आती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो जाए, मेल्ट हो जाता है। तो एवरेज के हिसाब से क्या हो जाए, कुछ पार्टिकल्स विल मेल्ट बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या है, अब देखो आपको क्वेश्चन आता है क्लासीफाई करो। तो नॉर्मली अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का एक केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है नहीं, अब वो चाहे आपको गैस फॉर्म में दिखता हो चाहे सॉलिड फॉर्म में, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आयरन, या कह रहे हैं वाटर, CO2, अमोनिया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सर ये तो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ये गैस फॉर्म मिलते हैं, बट यू नो वेरी वेल के मेटल्स कैन बी इंटरचेंज। तो आप उसको सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। अगर हमारे पास प्रेशर को आपने बढ़ा दिया या टेम्परेचर आपने कम कर दिया, ठीक है नहीं, या टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ आती हैं। दोनों का मतलब क्या है कि अगर मानो हम बात करें कि आयरन की, तो आयरन अब गैस फॉर्म मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये अलग बात है, बट मिलेगा जरूर। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेल्टिंग पॉइंट के बाद क्या आएगा, वो लिक्विड स्टेट में, उससे ज़्यादा यदि हम इसको मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में। तो आयरन की वेपर्स भी होती हैं इन द कोर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो कोर में है वहाँ पे क्या है, आयरन कहाँ पर है, मोल्टन स्टेट में है, तो वहाँ पर आपको कुछ क्या मिलेगा, वेपर्स मिलेंगे किसके, आयरन की। बट नॉर्मली क्या मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो जो चीज़ हमें नॉर्मल कंडीशन पर मिलती है हम वही मानते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि दूध क्या है, तो दूध इज, वैसे तो है वो कंपोजिशन मिक्सचर है, बट अगर हम दूध की बात करें दैट्स लिक्विड। पर यदि हम दूध को जमा दें तो क्या बन जाता है, वो आइसक्रीम बन जाती है, दैट्स यमी। तो इसका मतलब क्या है कि दैट्स सॉलिड फॉर्म। ऐसे हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, आइस फॉर्म में होता है, कब, ग्लेशियर्स पर, वहाँ पे टेम्परेचर क्या कम, और हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। और यदि हम कहाँ चले आएँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, वेपर्स फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग या दे हैव फिक्स्ड, अगर इनका अपना एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला है किसी भी कंडीशन में, तो दैट विल बी क्रिस्टलाइंस। सर वेरी गुड। और अगर हमारे पास कोई क्या है, मिक्सचर है, या उसको मिला के बनाया गया है, तो मिला के आप कितना बना दो, उनकी ज्योमेट्रिक जैसी नहीं आती है, तो दे विल बी एमॉर्फस। अगर हम बात करेंगे पॉलीथीन, तो वहाँ पे इथीन्स मॉलिक्यूल को आपने
बहुत कोशिश करी है हाई प्रेशर पे, लेकिन उसके बाद भी उनकी ज्योमेट्री एक जैसी नहीं आएगी, शॉर्ट ऑर्डर ही आएगी। तो उसके बाद भी क्या लाएगा वो, एमॉर्फस। तो जहाँ पर लॉन्ग ऑर्डर नहीं आ सकता, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एमॉर्फस। वेरी सिंपल। तो क्लासीफाई करने को आता है कि यूरिया क्या है, तो यूरिया क्या है, क्रिस्टलाइंस है। पॉलीथीन क्या है, टेफ्लॉन क्या है, पीवीसी क्या है, ये सब क्या है, एमॉर्फस है। ठीक है नहीं। अब देखिए हमारे पास जो मेन चीज़ पढ़ने की होती है, दैट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अब हम समझ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है। जिस सॉलिड की बात कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन ही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या है, वो रिजिड होगा, नो डाउट। अब कुछ की बॉन्डिंग अलग, कुछ की बॉन्डिंग अलग। तो क्रिस्टलाइन से हमारा कई तरह का होता है। तो यदि हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसका अपना कोई मॉलिक्यूल बन जाए, अब वो चाहे कोवलेंट बॉन्ड से बने, जैसे कि हमारे पास H2, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। CO2, ये भी मॉलिक्यूल है। अमोनिया, ये भी मॉलिक्यूल है। या हम बात करेंगे किसकी, और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमने क्या लिया, SO2, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है नहीं। अब ये तीन तरह का क्लासीफाई कर देगा। तो पहला क्या होता है, पोलर, दूसरा नॉन पोलर, और तीसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो यहाँ पे यदि हम क्लासीफाई करेंगे तो पहला क्या आता है, पोलर। तो पोलर का मतलब क्या है, जो इसका पी है, डायपोल मोमेंट है, वो जीरो नहीं होगा। फिजिक्स से पढ़ा होगा आपने, पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो अगर किसी भी कंपाउंड का अपना डायपोल मोमेंट होता है, मीन्स वहाँ पे चार्ज बने होते हैं, दो तरह के चार्ज प्लस और माइनस बने होते हैं, तो दैट विल बी पोलर। जैसे आपका HCl, तो दो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट बनेगा, मतलब HCl बनेगा या ClCsCl3 बने, क्लोरोफॉर्म बने, दैट मे बी पोलर। ठीक है नहीं। अगर मानो ज्योमेट्रिकली वो डिफरेंट तरह का है, बट वो इस तरह हो जाए कि हर तरफ क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दैट विल नॉट पोलर। तो वो किस में आता है, फिर सेकंड कैटेगरी क्या आएगी हमारे पास, नॉन पोलर। तो जिसका अपना डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो वो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मोमेंट कितना है, जीरो, तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन पोलर। तो यहाँ पर क्या आएंगे, H2, CCl4 भी सी में आता है, Cl2F2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर क्या है, एटम्स एक जैसे हैं, वो क्या बनाएंगे, हमेशा पोलर। दैट्स ट्रिक। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये आपको पता है कि तीन जगह ही बनता है। जब हाइड्रोजन का लगा होता है, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो अगर हम बात करेंगे HF, इट इज ए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो वाटर बना, तो वाटर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा क्या होता है, अमोनिया। तो दिस विल बी, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड क्या आता है हमारे पास, जो कैटेगरी आएगी वो किसकी आएगी, उसको हम बोल सकते हैं दैट्स आयनिक। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, जो आयंस की वजह से बनते हैं, दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक क्या होगा उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो एक हम कह रहे हैं कि कैटायंस बनाएगा बहुत इजीली, और एक क्या बनाएगा, एनायंस, पानी में डालने के बाद। तो दैट विल बी आयनिक। जैसे आपका NaCl, तो एक एलिमेंट क्या होना चाहिए उसका, बहुत हाई मोस्ट या हाईएस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दिस विल बी आयनिक। तो जो आयंस इजीली बना सकते हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, दैट्स कूलामिक फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और दे फॉर्म क्रिस्टल लेटिस। एक तरह का जाल बनाते हैं, और जाल को तोड़ने में एनर्जी हम ज़्यादा देनी पड़ती है। तो वी रिक्वायर्स एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा एनर्जी टू ब्रेक द लेटिस। सो दिस विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। तो जितने भी आपके साल्ट हैं, NaCl, जितने भी आपके साल्ट हैं, वो सारे क्या हो सकते हैं, आयनिक सॉलिड। ठीक है ना। सबसे खास बात क्या है, कैटायंस आर सराउंडेड बाय ए नंबर्स ऑफ द एनायंस। तो वहाँ पर जो एक कैटायंस है वो बहुत सारे एनायंस से जुड़ सकता है। अब देखो पहले क्या है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स हमें फील हो रहा है। अगर आप यहाँ से इसको निकाल दें तो दे विल फील रिपल्सिव फोर्स।
इसलिए क्या होता है, पानी में डालते हैं, जो पानी की प्रॉपर्टी क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या कर देगा इसको आयनाइज, तो मतलब कैटायंस को निकाल देगा और ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग बिखर जाते हैं। तो दीज आर द गुड कंडक्टर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, एक्वस और मोल्टन स्टेट, बट इन सॉलिड स्टेट दीज आर द परफेक्ट इंसुलेटर्स। तो ये कंडक्टेंस शो नहीं करते हैं। वेरी सिंपल। अब देखो थर्ड क्या आएगा हमारे पास, जो थर्ड कैटेगरी है दैट्स, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, और क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट, या बोलेंगे इसको जाइंट सॉलिड्स। तो आपको याद होंगे कि डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्स, दीज आर द कोवलेंट बॉन्डेड बट दे हैव 3D स्ट्रक्चर्स। तो नॉर्मली सब के अंदर क्या होती हैं, 3D स्ट्रक्चर होती है। तो वो क्या बनाते हैं, एक तरह का 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, जाइंट मॉलिक्यूल। तो अगर आपको याद होगा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ड्यू टू कोवलेंट जाइंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे कोवलेंट वाले ही ऐसे होते हैं, बट कुछ। तो डायमंड और ग्रेफाइट उनमें से एक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। और ग्रेफाइट क्या होता है, थोड़ा 2D शेप में होता है, तो स्लिपरी होता है। और कैसा है, कोवलेंट। तो आपको याद होगा कि ग्रेफाइट के अंदर क्या है, जो उसका एक कार्बन है वो बाकी 4 कार्बन से नहीं घिरता है, जबकि डायमंड में क्या है, एक कार्बन 4 कार्बन से घिर जाता है, तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह पाता है कार्बन का। और ग्रेफाइट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसका, फ्री रहता है, तो फ्री टू मूव, और दैट्स बिकम कंडक्टर्स। तो उसी वजह से कंडक्टेंस होती है। तो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर्स। तो इसका पेंसिल्स और जितने भी आपके बैटरी के सेल्स होते हैं उसमें बनाने में यूज़ करते हैं, किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है ना। रस्टिंग कम होती है, नॉन मेटल है, सारी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके साथ क्या करता है, कंडक्टेंस शो करता है। सो दीज आर द, तो इसमें क्या आएंगे, कार्बाइड आते हैं, ठीक है नहीं, और कार्बोरेंडर आएंगे, ग्रेफाइट है, और इसको चलो डायमंड कहते हैं, और क्या आएगा, ग्रेफाइट। तो केमिकली जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कार्बन, डायमंड क्या है, वो भी कार्बन है। ठीक है। तो दीज आर द नेटवर्क और जाइंट्स मॉलिक्यूल। और इसके बाद जो आते हैं, जो हम जिसको हम पढ़ते हैं, दैट्स मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कैटायंस जो कि सराउंडेड रहता है। तो कैटायंस आर, या पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कैटायंस नहीं कहते, तो पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाई मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोलते हैं इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि बिना बॉन्ड के, बिना बात के वहाँ पे अटैच रहते हैं। तो जब भी कोई कंडक्टेंस होती है तो दे आर मोबाइल्स, और दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल कंडीशंस। तो वो क्या होते थे, आयनिक क्या होते हैं, ओनली इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट। बट ये क्या होंगे, हर कंडीशन में क्या शो करते हैं, गुड कंडक्टेंस। क्या शो करते हैं, गुड कंडक्टेंस। तो आई होप सब आपको समझ में आ रहा होगा। दैट्स वेरी सिंपल पार्ट। अब देखिए इसके बाद जिसकी हम बात करेंगे, दीज आर द क्लासिफिकेशन। अब देखिए हमें पढ़ना होता है कि कैसे इसको आप अरेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमने क्या देखा, सबसे छोटे पार्ट को पढ़ लेते हैं। अगर उसको पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, तो वहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, लैटिस, ठीक है नहीं। तो अगर हम किसी की 3D को देखते हैं, उसको काट के देखा, स्लाइसिंग करा, तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो 3D के हिसाब से ऐसे 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 एक जैसा लगा होता है। अगर हम कह रहे हैं कि मानो अगर ये एक स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, स्क्वायर से लगाना चाहिए ऐसे। तो यहाँ भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसके पीछे भी स्क्वायर। 3D में क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर। इसलिए क्या बनेगा, दे हैव फिक्स ज्योमेट्री। तो दिस विल कॉल्ड लैटिस। तो एक 3D स्पेस जो अपने आप को अरेंज करता है 3D में, तो क्या बोलते हैं उसको, लैटिस। अब इस लैटिस के 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है नहीं। तो पहले क्या होता है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मीन्स अगर इसके पास कितने कोने हैं या कितनी स्पेस है जहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि स्फेरिकल शेप का होता है वो कहाँ पे लग सकता है, तो क्या बोलेंगे उसको, लैटिस पॉइंट। तो ये मानो अगर इसके कॉर्नर्स हैं तो दिस विल बी द लैटिस पॉइंट। अब अगर मानो इसका सेंटर भी है तो दिस विल आल्सो लैटिस पॉइंट। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो दीज आर द लैटिस पॉइंट, या बोलते हैं इसको क्रिस्टलाइन लैटिस पॉइंट। ठीक है, और स्पेस क्या बन जाता है, लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक है ना। अब देखो इसको जस्टिफाई करने के लिए 2 पॉइंट से हम बड़े आसानी से समझ पाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द क्यूब, तो आपने क्यूब बनाया और आप इसको 3D बनाते हैं, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये हर बार देखो यहाँ भी है, इसके बाद एक ऊपर आएगा, यहाँ भी एक इसके ऊपर आएगा, तो एक जैसा आता है। तो अगर हमने इसको अलग कर दिया ऐसे, तो दीज आर द पैरामीटर्स। तो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला पैरामीटर्स क्या होता है हमारे पास में, तो पहला पैरामीटर्स ये है कि जो इसकी लेंथ है, तो क्या बोलते हैं इसको, एज लेंथ। ठीक है नहीं। और दूसरा क्या होता है, इन एज के बीच का एंगल, तो एज एंगल, तो एज एंगल। तो अब लेट बनाओगा समझ को ए बी और सी बोल दिया मे बी, तो इसको आप बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं, गामा। ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे, हमने क्या मान रखा है। वेरी सिंपल। अब देखो दीज आर द 2 पैरामीटर्स जो जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास सॉलिड किस तरह का बनता है। अगर हमारे पास एक केस की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है नहीं, अगर उसको लेट मानो, इसको एक्स मान लिया, सारे बराबर हैं, और जो एंगल हैं एल्फ़ा बराबर बीटा और गामा, वो कितने हो जाएं, 90, तो वो क्या बनेगा, ये वाला केस। तो क्या बन जाएगा ये, स्क्वायर क्यूब। तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हमें जो है इस पूरे चैप्टर में क्या है, क्यूबिक ही पढ़ना है। और देखो बाकी आपके चार्ट में दे रखा है कि बहुत सारे बन सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है सी के, या ए और सी बराबर हैं, बी उसके बराबर नहीं है, एंगल आपके बराबर हैं, एंगल बराबर नहीं है। तो दैट्स फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है नहीं। तो आप इसको चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, बड़े इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। और अब हमें क्या पढ़ना है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके बिहाव पर कि हमारे पास जो क्यूबिक है वो किस तरह अपने आप को अरेंज करेगा। ठीक है नहीं। तो देखो हम इसको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड स्टेट जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, और बोर्ड्स के अंदर क्या है, इसको पहले काट दिया था, इस बार जो आपको फिर से ऐड कर दिया। तो दैट्स योर प्लस पॉइंट। तो अगर हम बात करेंगे क्यूब की, तो देखो हमारे पास क्यूब जो है अगर बना हुआ है तो उसको हम किस तरह से या कितने तरह की स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इसको हम 2 तरह से बांटते हैं। एक तो क्या होते हैं सबसे सिंपल टाइप के, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो पहला क्या होता है, प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दैट्स ओनली ऑन द कॉर्नर्स, वो कहाँ पर है, सिर्फ कॉर्नर्स पर है। अब देखिए हमारे पास जो हमारा प्रिमिटिव है दैट्स, उसके अंदर क्या होता है, अगर सारे एटम्स कहाँ पर होंगे, कोने पर। तो यदि हमने एक प्रिमिटिव बनाया इस तरह, तो हमारे पास जो एटम्स हैं वो कहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, दैट्स ओनली ऑन द कॉर्नर्स। तो हमने क्या लिए, 8 स्फेरिकल बॉल ली। जो एटम्स का साइज क्या होता है, स्फेरिकल होता है, रेडियस क्या उनकी मानो स्मॉल आर है, तो हमने उस बॉल को यहाँ लगा दिया। तो हमारे पास 8 बॉल्स क्या हैं, बड़े इजीली कहाँ आ जाएंगी, कॉर्नर्स पर। तो इस तरह की शेप को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो इसके अंदर हम देखेंगे ध्यान से, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब अगर इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो इस कमरा हमारे पास लगभग क्यूबिक ही होते हैं। तो 8 कोने पे आपने एक बॉल को लगा दिया और वो ऊपर से क्या दबा हुआ 3D फॉर्म में, तो अंदर कितनी बॉल्स आएंगी। तो देखो इस वाली बॉल का जो है 1/8 पार्ट ही अंदर आएगा। तो 1/8 1/8 1/8 1/8, तो अंदर कितने पार्ट आएंगे, 1। तो कितना हो जाएगा, उसको हम जेड बोलते हैं। तो जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वो कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8, 8 टाइम्स करेंगे तो इससे अच्छा है इंटू 8 कर दें, तो क्या बन जाएगा 1। तो उसका जेड कितना आएगा, 1। वेरी सिंपल।
अब देखो हमें देखना होता है कि मानो इसके अंदर एटम्स आ तो गए, अब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या बोलेंगे उसको, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे स्मॉल v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल, तो वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो हमेशा स्फेरिकल मानना है, 4/3 पाई आर क्यू, नो डाउट। ठीक है रे, जो हमारा वॉल्यूम है वो आएगा ए का क्यूब करके, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बट अब हमें ए को आर के टर्म्स में लेके आना होता है। तो अगर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इसको कंप्रेस कर देते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ए। ठीक है नी, अब देखो इस ए में क्या है, दो आर दिख रहे हैं आपको, कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी स्मॉल आर है और ये भी क्या है, स्मॉल आर है। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2r। वेरी सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, ए का क्यू, तो क्या बन जाएगा, और कह सकते हैं कि ए का क्यू कितना हो गया, तो 2 मतलब 8r क्यू, नो डाउट। अब इसको हम कहाँ लगा देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन में, तो क्या बन जाएगा, तो जेड कितना हो गया इसका 1, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, इंटू 8r क्यू। अगर इसको परसेंट की बात, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इंटू 100 कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, इंटू 100, तो क्या बन जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। वेरी सिंपल। 100 नहीं है तो पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो यदि इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और नीचे क्या है 2, ऊपर क्या पाई, तो पाई/6 इंटू 100, तो ये लगभग कितना आता है, 52.4 या 52 अप्रोक्स। तो इसका मतलब क्या है, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी, प्रिमिटिव बनेगी, उसके अंदर जो है 52% पार्ट ही एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का भरा रहता है, बाकी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। वेरी सिंपल। अब देखो सेकंड क्या होते हैं, सेंटर्ड। तो इसमें आपके 3 कैटेगरी आती है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या है आपका, क्यूबिक पे बनता नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, फेस सेंटर, और क्या बनेंगे, बॉडी सेंटर। तो पहले हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर की, FCC बोल सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो वही फर्क है, देखो यहाँ पर क्या है, मानो एक एटम्स आपने कहाँ लगाया, यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपने एक फेस, मानो इस कमरे के मानो क्या है, 6 फेस है, मानो सारी दीवारें क्या है, फेस है, फर्श को मिला के, छत को मिला के क्या है, 6 फेस है। तो आपने क्या करा, एक फेस के सेंटर को, मतलब इसको डायगोनली मिलाया, तो यहाँ से मिलाया और यहाँ से मिलाया, तो आपको एक चीज़ और मिल जाएगी, इस तरह हम यहाँ बनाते हैं। तो ये अब आपने इसको डायगोनली बनाया, तो यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे आपने एक एटम और लगा दिए, फिर आपने इसको कंप्रेस करा, क्योंकि सॉलिड जो होती है यार कंप्रेस्ड। तो हमें डायग्राम कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का, ये यहाँ से आ गया, और अब एक बॉल यहाँ से आएगी और ये बॉल यहाँ से। तो 4 बॉल आपस में नहीं मिल पाएंगी, बीच वाला एटम सबको क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर इसका सबका वॉल्यूम साइज एक है तो आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस अब ए नहीं आएगी, तो अगर ये हम कह रहे हैं कि ये क्या आएगा आपका, लेट बी, ये ए है, ठीक है नहीं, तो ये वाला पार्ट क्या है, ए है, और ये ए है, तो एक राइट एंगल बन जाए। तो राइट एंगल के हिसाब से यदि हमने इसको बी माना है, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 2a²। तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास, a√2, a√2। वेरी सिंपल। अब देखो हमें देखना है कि बी में आर कैसे आएगा, तो देखो ये क्या है, मानो आर है, तो ये क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ पे क्या आर है, तो बी किसके बराबर है, 4r के बराबर है, सिंपल सा ज्योमेट्री के हिसाब से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम a कितना आ जाएगा, तो √2, तो 4r/√2, दोनों कंपेयर कर लिए, तो a कितना आ जाएगा, 4r/√2। क्यों कर रहे हैं, देखो हमें क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, a का क्यू। तो देखो v कितना आ गया हमारे पास, तो v आ जाएगा 4r/√2 का क्यू, और ये क्या आएगा, a क्यू, तो कितना आ गया 64
आर क्यू अपॉन 2 रूट 2, ये आ गया हमारे पास ए क्यू। ठीक है जी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जेड कितना हुआ। तो देखो कॉर्नर्स पर तो पहले से ही, तो जेड कितना हो गया इसका 1+। अब फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। जब एक बॉल को लाएंगे डायगोनल्स पे तो आधे अंदर आ पाए, आधा कहाँ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा +3। तो कितना हो गया इसका जेड 4 हो गया। अब निकाल देंगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, तो जेड इंटू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, तो क्या हो जाएगा जेड कितना होगा 4, स्मॉल बी क्या आएगा, हम क्या करते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू विदाउट। ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास ए क्यू, तो कितना आ रहा है 64 आर क्यू, और ये पहुंच जाएगा 2√2 ऊपर। ठीक है नी, पाई फिर से कट जाएगा हमारे पास, पाई बचेगा, पाई नहीं कट पाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है 4 और 6, ये कितना होगा 16, और 2 क्या होगा 32, 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा ये पाई अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे, देखो एक बचेगा √2, और यहाँ कितना आ गया 4 8 8, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। ठीक है नी, तो 6 आ गया, तो पाई अपॉन 6√2 इंटू 100, ये क्या बन जाएगी इसकी पेकिंग एफिशिएंसी, और ये अप्रोक्स कितनी आती है 73.99, तो क्या मान लेंगे इसको अप्रोक्स 74%। तो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द BFCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे BCC की। तो BCC में क्या डायग्राम थोड़ा सा अलग है, हमें इस पूरे कमरे के बॉडी के डायगोनल्स, अब देखो अगर हमारा एक कमरा है तो इस पूरे कमरे को हमने 2 डायगोनल्स, एक छत से नीचे वाले को मिलाया और एक यहाँ से लाया, तो जहां पे हम देख रहे हैं मेरा हाथ है, ये क्या बन जाएगा इस बॉडी के डायगोनल, और यहाँ पे आपने एक बॉल को रखा, तो पूरी की पूरी बॉल अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा 1 कॉर्नर्स की वजह से, और एक कितना आ गया बॉल, पूरी की पूरी बॉल कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, तो +1, तो जेड कितना हो गया 2। वेरी सिंपल। अब हमें देखना है कि जैसा आपने यहाँ पर करा है, तो देखो यदि हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको आपने कहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, और एक यहाँ से मिलाया, और एक कहाँ से मिला रखा है आपने इसको ऐसे, तो देखो राइट एंगल बना हुआ है। अब देखो ये जो है ये तो आपका बी दिख रहा है आपको साफ साफ, और ये आपको ए दिख रहा है, और लेट ये क्या है सी है, तो सी किसके बराबर है, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर क्या आ गया सी स्क्वायर, तो सी कितना आ गया a√3। फिर यदि हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा सी इक्वल कितना आएगा फिर से 4r, दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4r अपॉन √3। ठीक है। अब जेड कितना आ गया इसका 2 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका बी, तो कैसे निकालेंगे ए का क्यू, तो कितना हो जाएगा 4r, तो 64r क्यू, अब इस बार क्या जाएगा 3√3, और ये क्या डिपेंड करेगा ए का क्यू। वेरी सिंपल। अब निकाल देंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन, तो जेड क्या है इसका 2 है, और बी कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, हर बार वही आएगा, और नीचे कितना आ गया इस बार, तो नीचे क्या आ जाएगा इस बार 3 इंटू कितना होगा 64 आर क्यू, ऊपर क्या पहुंच जाएगा 3√3, फिर से कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका पाई, और देखो आर क्यू कट गया, ये कितना होगा 8, 3 से 3 कट गया 8 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, और यहाँ पे क्या आएगा √3, इस बार थोड़ा सा चेंज है, पाई अपॉन √8 √3, और इंटू कर देंगे 100, तो क्या बन जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, अप्रोक्स कितनी आएगी 68%। तो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो पहली बार में हमने क्या देखा सिंपल,